हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अश्वनी शर्मा फ्रॉम दी महाकाल ट्यूटोरियल ग्वालियर। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना एक नया टॉपिक है जीके का, हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमारी एंशियंट हम कर चुके थे, जितनी हमारे एग्ज़ाम में आती है आरएमएस, सैनिक और आरआईएमसी में शायद। और अब हम जो मेडिएवल को छोड़ा है अभी सीधे मॉडर्न पे आए हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत अच्छे से बोलबाला है हमारे एग्ज़ाम में, चाहे वो आरएमएस हो 9th क्लास, चाहे वो आरआईएमसी हो और चाहे वो सैनिक स्कूल हो। तीनों ही एग्ज़ाम में मॉडर्न से हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं आज, और पार्ट 1 है उसका मॉडर्न हिस्ट्री का। तो उसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि कहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हुई। और मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हुई तो जैसे ही मुग़ल थे, जो मुग़ल डायनेस्टी थी, उनका खात्मा हुआ, और उन्हीं के साथ में कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ थी, जो डिफरेंट अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ थी, जो हमारे भारत में आई और हमारे भारत पर शासन किया, भारत के साथ व्यापार किया, या भारत के व्यापार को भारत में व्यापार करा और बाहर जाके उनको बेचा। तो उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन आया था, कौन सी कंट्री आई। जैसे नाम सुना होगा आपने कि पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, दानिश आए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ठीक है, फ्रांसीसी आए थे। इन सब के बारे में जानेंगे कि पहले कौन आया था और किस टाइम पर आए थे, और कौन इनका पहला पर्सन था जो आने वाला था। तो हम टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक पर गए हमने इस पर व्यू पर किया और फुल स्क्रीन मोड, ठीक है भाई। तो हाँ, जैसा आपको दिख रहा होगा टॉपिक आउटलाइन में कि इंट्रोडक्शन मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ अराइवल ऑफ डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़। यानी देखो, यूरोपियन कंट्रीज़, जो अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अलग अलग कंट्रीज़ हैं जो हमारे देश में आई थी, उनके बारे में पढ़ेंगे। यहीं से मॉडर्न हिस्ट्री हमारी चालू होती है, और एग्ज़ाम में यहीं से, हर एग्ज़ाम को आप देख लो, शायद तो हमारा RMS 9 दो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में इससे पूछे गए हैं। और तो यार भाई, जो यूरोपियन के बारे में बोल रहा हूँ मैं, इनसे मॉडर्न का मतलब, कहने का मतलब यूरोपियन कंट्री वाले, जिसके अंदर और जाएंगे थोड़ा और, तब उसमें क्वेश्चन टोटल पूरी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन 20 पूछे गए हैं, पर इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिस टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। RIMC हो और क्या कहते हैं, सैनिक, और 6th का RMS हो। जहाँ तक टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते 6th क्लास में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं 6th क्लास के। तो मॉडर्न हिस्ट्री से कि पहला पुर्तगाली कौन था, या पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, ये सब चीज़ें तो हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा गया है या हमारे एग्ज़ाम में आता है उसको ही पढ़ेंगे। तो जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि ओवरव्यू, यानी कौन कौन पहले आया, ठीक है, दिख रहा है, और कौन कौन। तो तुम लोग भी लिख तो वीडियो से लेना, और आप लोग भी वीडियो से लिख लेना, पर देखते हैं जानते हैं। तो सबसे पहले जो पोर्तुगीज़ आए थे, वो आए थे 1498 में पुर्तगाल से। कौन आए थे? जो सबसे पहले यूरोपियन कंट्रीज़ आई थी हमारे भारत में, वो सबसे पहले कौन सी आई थी? पोर्तुगीज़ आए थे, 1498 में आए थे और पुर्तगाल से आए थे। उसके बाद डच आई, डच 1602 में आई, और कहाँ से आई थी? हॉलैंड से, या यहाँ पर कभी कभी बार नीदरलैंड भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? नीदरलैंड, ठीक है। तो हॉलैंड और नीदरलैंड से, दिख तो रहा है ना? हाँ। तीसरी हमारी आई ब्रिटिश, अंग्रेज आए, जिन्हें हम बोलते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वो हमारी 1600 में आई, और कहाँ से आई? ब्रिटेन से आई थी। उसके बाद हमारे दानिश आए, जो 1616 में आए, 1616 में, और डेनमार्क से आए। कहाँ से आए? डेनमार्क से आए, ठीक है। उसके बाद हमारे कहाँ से आए? फ्रेंच आए, जो 1616 में ही आए और फ्रांस से आए, ठीक है। और उसके बाद हमारे स्वीडिश आए, जो 1731 में आए और स्वीडन से आए थे। तो देखो, इनका सबसे पहले तो तुम लोगों को जो 6th क्लास में हो, ये याद होना चाहिए कौन सी यूरोपियन कंट्री कौन सी सन में आई थी और कहाँ से आई थी। यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। क्या पहले पुर्तगाली कहाँ, वो पुर्तगाली कब आए थे हमारे भारत में?
सीधी सी बात है 1498 में आए थे, ठीक है, सीधी सी बात, ठीक है। तो इनको भी याद रखना है कौन सी यूरोपियन कंट्री आई थी और कब आई थी, ठीक है। अब उसके बाद हम एक एक से इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जो हमारे एग्जाम में आता है उतना उतना हम पढ़ेंगे। पढ़ने को इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं पढ़ा भी सकता हूँ, पर क्या हमारे एग्जाम में इतना आता नहीं है। तुम छोटे छोटे बच्चे हो तो छोटे छोटे बच्चों के हिसाब से छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, जितना हम बस इंट्रोडक्शन तरीके हर चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन और जो मोस्ट हैं पॉइंट वो सारे कवर कर लेंगे, कि मतलब हमारे एग्जाम में जब भी इनसे क्वेश्चन आए तो हमें ऐसा ना लगे कि हमने इनके बारे में पढ़ा नहीं, सुना नहीं, देखा नहीं, ठीक है। हम एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। तो चलें, तो पहले चलते हैं, इसको मिटाल दें, पुर्तगाली के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले एक कुछ पॉइंट है, जैसे 1492, इसको लिख लूँ, दिख रहा है 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस, सब लोग नाम जानते हैं, तुम लोग आंसर ही बता, डिस्कवर्ड सी रूट ऑफ यूएसए, अमेरिका। यानी किसने? क्रिस्टोफर कोलंबस ने पहली समुद्री मार्ग की जो खोज करी थी, वो अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज करी थी, किसमें? 1492 में, ठीक है। किसने करी थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने करी थी, ठीक है, सी रूट की। उसके बाद हमारे भारत में सी रूट की खोज किसने करी थी? या फिर हमारे भारत में, ठीक है, वास्को डी गामा ने करी थी, मानते हैं, पर अगर पूछा जाए पहले कौन से क्या था पुर्तगालीज थे जो भारत आए थे या भारत के लिए निकले थे, तो और केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गए थे वो, पर वहां से वापस क्या है, लौट आए थे। तो क्या कौन थे वो? 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज डिस्कवर्ड द केप ऑफ गुड होप। यानी केप ऑफ गुड होप की अगर खोज की बात की जाए तो बार्थोलोम्यू डियाज ने 1487 में क्या करी थी? केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। आया ना भाई समझ में? वही कौन थे? फर्स्ट पोर्तुगीज थे जो इंडिया के लिए आए थे। क्या थे? फर्स्ट पोर्तुगीज थे जो इंडिया के लिए आए थे, पर ये क्या केप ऑफ गुड होप से होकर लौट गए थे वापस। इन्हें नहीं पता था कि उस टाइम इंडिया है, शायद लौट गए होंगे किसी कारणवश, जहाज से आए थे, जहाज से टकरा के डर के मारे या किसी कारणवश लौट गए होंगे। अगर वो वहाँ पर रुक जाते या और थोड़ा आगे आते तो शायद पता चल जाता, तो इनका ही नाम वास्को डी गामा की जगह इनका ही नाम होता, ठीक है। ये क्या है? लौट गए थे। इससे कहने का मतलब, इससे क्या मतलब निकला कि अगर तुम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, भले बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, अगर एग्ज़ाम नहीं निकला तो क्या है? कुछ नहीं पूछा जाएगा, कुछ नहीं मतलब तुम्हें समझा नहीं जाएगा, तुम इंटेलिजेंट हो। पर अगर तुम एग्ज़ाम निकाल देते हो किसी चीज़ को, यानी कंप्लीट कर देते हो तुम, तो क्या होगा? उसका एक नाम बन जाता है, ठीक है। अगर तुम एग्ज़ाम क्वालिफाई करके चले जाओगे तो क्या हो जाएगा? तुम्हारे घर में या रिलेशन में सब में क्या बन जाएगी? क्या उस लड़के ने क्या एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया। तो इन्होंने भी आधा काम किया, तो आधा ही इनके बारे में पढ़ा और इन्हें पूरा नाम नहीं दिया गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नहीं हो रहा इससे, चलो। ये हैं देखो, जिन्हें बोला जाता है क्या? वास्को डी गामा। सब लोग इनका नाम बहुत अच्छे से जानते हैं। जो पोर्तुगीज थे, इन 1498 वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया इन 1498 एंड रीच्ड ऑन कलिकट पोर्ट एंड रिसीव्ड बाय द लोकल रूलर ऑफ केरला जमोरिन, ठीक है भैया। क्या आया इससे समझ में? कि वास्को डी गामा ऐसे पहले व्यक्ति थे जो क्या 1498 में कहाँ पर आए थे? इंडिया आए थे, या फिर इंडिया आए थे, या फिर इंडिया के लिए सी रूट की जो खोज की थी, इंडिया के लिए जो सी रूट की खोज करी थी वो किसने करी थी? वास्को डी गामा ने। वो क्योंकि वो आए थे और उन्होंने इंडिया की भी आ गए थे, ठीक है, 1498 में। एंड रीच द कलिकट, और कहाँ पर? कलिकट जो केरला के पास है, केरला में ही कलिकट है, वहाँ पर ये पहुँच गए थे। वहाँ के जैसे ये पहुँचे, इनका जहाज पहुँचा, इनके साथ जहाज में 40 लोग और थे साथ में। कौन थे? 40 लोग। ये लोग क्या है, निकले व्यापार या बिजनेस के पर्पज से ही थे, पर क्या है अपने, इसलिए ये लोग 40 से 45 लोग अप्रॉक्स में लेकर चले। सोचा जाएंगे, क्योंकि अकेला तो वास्को डी गामा जहाज में आता तो घबरा के ही मर जाता बेचारा तो उन्होंने सोचा भाई 30-40 लोग होंगे तो थोड़ा सपोर्ट रहेगा।
तो क्या हुआ, पर वहाँ के क्या हुआ, जो केरल के जो लोकल रूलर थे यानी लोकल राजा यानी कि छोटे राजा बोला है, वहाँ के स्थायी राजा थोड़े, वो कौन थे, जमोरिन। जमोरिन को जैसे ही पता चला, या फिर माँ बोला जाए कि जमोरिन ने इनका क्या है जी, जैसे ही बंदरगाह पे उतरे इनका स्वागत किया कि भाई आ जाओ, माला पहनाई होंगी, आरती उतारी होगी, उन्होंने देखा ये गोरा चिट्टा इंसान आया, पैसे लेके आया होगा अपने साथ बहुत सारे, ठीक है, इससे हमें भी कुछ मिल जाएगा, ठीक है। पर बल्कि उन्हें ये नहीं पता था उल्टा यहीं पर रुकने के लिए बसने के लिए आया है। उन्होंने बोला थोड़ा खातिरदारी करेंगे तो थोड़ा दे जाएगा दक्षिणा बच्चना, ठीक है। तो ये थे वास्को डिगामा, इनका फेस दिख रहा है, देख रहे हो, ये हैं वास्को डिगामा। फिर ये दोबारा वहाँ से लौटकर वापस चले गए, फिर दोबारा लौटकर आए, रिटर्न बैक टू इंडिया इन 1502 फॉर द मोर ट्रेड ऑफ स्पाइसेस एंड परमानेंट सेटलमेंट ऑफ द पोर्तुगीज इन इंडिया। पहली बार तो ये आए और देखकर चले गए कि भाई यहाँ पर क्या क्या है, और थोड़ा माल खरीद कर ले गए, वहाँ पर इन्होंने अपने लौट कर गए तो वहाँ पर क्या है, माल को बेचा तो माल की इन्हें कई गुना कीमत मिली, तो ये समझ गए थे भाई माल की क्या है इन्हें, जैसे इन्होंने कोई 1 रुपए में चीज़ यहाँ पर खरीदा मसाला, और जब वहाँ पर गए अपने वापस लौट के पुर्तगाल, वहाँ पर 60 रुपए में बेच दिया भाई, तो इन्होंने देख लिया यार बहुत कमाई है यार, और इंडिया 1 रुपए में मिल रहा है, हम इसको क्या है 60 रुपए में बेचेंगे, क्या होगा, व्यापार करेंगे, इसी से पैसा कमाएंगे, और क्या करेंगे, इंडियंस पे शासन भी करेंगे। तो क्या फिर जो लौट के फिर दोबारा आए, इस बार जाना लोगों को लेकर आए, और क्या इस बार वो क्या है रुकने के पर्पज से आए, बोला कि अब तो यहाँ पर आकर रुकेंगे, हम व्यापार वहीं पर करेंगे। पर इस बार जमोरिन को नहीं लिया होगा उन्होंने, जमोरिन समझ गया भाई ये तो रुक गए यहीं पर, फालतू में स्वागत किया इनका, यहीं पर आकर रुकने लगे। पर इनका जो मेन रीजन था वो क्या था, ट्रेड ऑफ स्पाइसेस ही नहीं था इनका जो मेन रीजन था वो क्या था, नहीं दिख रहा, मेन ट्रेड का, और साथ साथ में एक्सपेंडिंग ऑफ क्रिश्चियन रिलीजियन। क्या था, क्रिश्चियन रिलीजियन, अभी थोड़ा ऊपर करके दिखा देंगे। इनका मेन काम क्या था कि भाई ये व्यापार करने तो आए, साथ में उन्होंने बोला सोचा, ऊपर नहीं हो रहा भाई, मैं बता देता हूँ, वैसे एक्सपेंडिंग द क्रिश्चियन रिलीजियन, इन्होंने क्या बोला कि भाई हम व्यापार करेंगे, साथ में क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, अभी तो थोड़ी परेशानियाँ आएंगी, क्यों, क्योंकि हमारे लोग वहाँ पर नहीं हैं। तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पर जाकर अपनी जो कम्युनिटी है या क्रिश्चियन रिलीजन, क्रिश्चियन धर्म को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये क्रिश्चियन थे धर्म से, तो अपने धर्म को बढ़ाएंगे, और हमारे धर्म के लोग जाना होंगे वहाँ पर, तो क्या होगा, हमें बिजनेस करने में, व्यापार करने में क्या होगी, आसानी होगी। सही सी बात है, आसानी होगी, तो ला उसको भी करेंगे साथ में, और बिजनेस भी करेंगे, दोनों बेनिफिट, इस हाथ से भी फायदा और इस हाथ से भी फायदा, ठीक है। तो चलो इनके बारे में आगे चलें थोड़ा और। तो पुर्तगाली के बारे में और जाने, तो पोर्तुगीज रूल्ड द गोवा एंड दमन दीव इन इंडिया टिल 1961 एडी, यानी कि 1961 तक एडी तक जो पुर्तगाली थे उन्होंने किन किन पर कब्जा कर लिया था, एक तो गोवा पे कर लिया था, और एक कर लिया था दमन और दीव पे। अगर बोला जाए, देखा जाए तो जो लास्ट यूरोपियन कंट्री बोला जाए जो हमारे देश को अभी लास्ट में, सबसे लास्ट में, पहले भी सबसे पहले वो आई थी और लास्ट में सबसे पहले छोड़ गई थी, तो कौन थी वो, पुर्तगीज थे, जो गोवा को 1961 में क्या छोड़ के गए हैं, कहाँ गए 1961 में गोवा को छोड़ गए, तो पहले वाले और लास्ट यूरोपियन कंट्री यही थी। पर बात की जाए अलग अलग कि गोवा को कब हथियाया था इन्होंने, तो गोवा को इन्होंने 1510 में बीजापुर से के राजा थे उनसे छीन लिया था, आगे लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पर भी बता दें, 1510 में छीन लिया था गोवा से, गोवा को। दीव को छीन लिया था 1535 में, ठीक है, और दमन को क्या करा था 1559 में। इन सन में इन लोगों को क्या है, इन शहरों को, इन जगहों को क्या है, पुर्तगालियों ने अपने अंडर में कर लिया था। अगर अलग बोले तो दीव को सबसे पहले लिया था गोवा को अपने अंडर में, फिर दीव को लिया था 1535 में, फिर दमन को लिया था 1559 में, यानी कि 1961 तक ये तीनों ही को क्या है अपने अंडर में पुर्तगालियों ने ले लिया था। ठीक है भाई, इतना समझ में आया। किससे मिटा लें,
अरे हम तो इससे ही मिटा लेंगे, मैं तो इससे ही अच्छा लगता है मिटालना। ठीक है। इन फिर देखो, इन 5056 AD द पोर्तुगीज इस्टेब्लिश द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, अरे ये पॉइंट छूट गया हमारा। चलो ठीक है, इन इंडिया, तो पहले ये समझ लेते हैं 1556 में पोर्तुगीज थे, इन्होंने क्या है, पहली प्रिंटिंग प्रेस थी। न्यूज़पेपर प्रिंटिंग प्रेस का मतलब जानते हो, जो हमारे यहाँ अखबार आते हैं, तो उनकी जो फैक्ट्री थी या प्रिंटिंग प्रेस थी वो सबसे पहले इन्होंने ही डाली थी। किसने? पुर्तगालियों ने। कब डाली थी? फिर 1556 में। हाँ, ये वाला पॉइंट हमसे छूट गया। तो द अराइवल ऑफ द पोर्तुगीज इन इंडिया मार्क द बिगिनिंग ऑफ टोबैको। तमाकू, तमाकू सुनो, टोबैको नहीं, तमाकू, शुद्ध भाषा में बोलो, तमाकू जो खाते हैं अपन लोग नहीं खाते, जो हमारे यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में खाई जाती है। कल्टीवेशन, शिप बिल्डिंग एंड द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। देखो, पुर्तगाली जब आए थे तो पुर्तगालियों ने आने के बाद जो हमारे देश में आया वो क्या था? एक तो तंबाकू की खेती, ठीक है, दूसरा क्या आई थी, उससे पहले हमारे यहाँ तंबाकू की खेती नहीं होती थी। उसके बाद क्या है? शिप बिल्डिंग, यानी जो जहाज बनते हैं अभी भी बनते ही होंगे या बाहर बनते होंगे, तो हमारे भारत में शिप बिल्डिंग यानी शिप बनाने की फैक्ट्री या शिप बनाने की भी इन्होंने ही चालू किया था पुर्तगालियों ने। और क्या? प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस अखबार, तो क्या है, उसको छापने के लिए जो प्रिंटिंग प्रेस खोली थी वो भी किसने खोली थी? पुर्तगालियों ने। ठीक है, इनसे पहले और किसी ने नहीं करी थी। तो क्या है? तंबाकू की खेती, तंबाकू देखिए ना, वो आती है पुड़िया, जोआ केसरी वाली नहीं है उसमें, तो वो तो केसर है। ठीक है, तो कल्टीवेशन, ठीक है, ये चालू की थी। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या है, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कर दी थी। तो ठीक है, ये समझ गया क्या क्या, किस किस की। ले यहां से मिटा देते हैं इस बार। हाँ, क्या है, देखो कुछ पॉइंट और हैं कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा वाज द फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया फ्रॉम 1505 से टू 1509 तक। जो क्वेश्चन पूछा गया है कि पहले पुर्तगाली गवर्नर कौन थे, तो सीधी सी बात है, जो लिखा है उनका नाम फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर। और कब से कब तक किया था इन्होंने शासन? 1505 से 1509 तक गवर्नर रहे थे। दूसरा, अल्फ्रांसो डी अल्बर्क वाज रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज रूल इन इंडिया फ्रॉम 1509 से टू 1515। इन्हें क्या है, रियल फाउंडर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने क्या है, शासन करना चालू कर दिया था। गोवा को क्या कर लिया था? कैप्चर्ड कर लिया था। कहाँ से? बीजापुर से, के राजा से 1510 में, 1510 में क्या है, बीजापुर के राजा से क्या है, गोवा को छीन लिया था लड़ाई करके या युद्ध करके। और क्या है, उस पर गोवा पर अपना शासन कर लिया था पुर्तगालियों का। तो यानी क्या, इन्हें क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है इन्हें? फाउंडर ऑफ द पोर्तुगीज रूल इन इंडिया फ्रॉम, इतना रियल फाउंडर भी बोला जाता है इनको कई बार एग्जाम में। क्यों क्यों चिल्ला रही है, क्यों चिल्ला रही है? क्या है, तो रियल फाउंडर भी कहा जाता है। किसको? अल्फ्रांसको डी अल्बर्क हैं, एल्बर्क। ठीक है, समझ में आया इतना? चलो पुर्तगालियों के बारे में आप देखो आगे कौन आते हैं भाई साहब, टच करें इसको। तो एक ये पॉइंट और है कि फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप इन 1500 इन कलिकट बाय वास्को डिगामा। पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है पूछा गया है एग्जाम में, तुम्हारे में पूछा गया है क्या, कि पुर्तगालियों में जो वास्को डिगामा जो पहले पुर्तगाली आए थे, उन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई थी कहाँ पर? कलिकट में। ये है फैक्ट्री का फोटो, देखो उनके झंडे भी लगे हुए हैं। ऐसे ही देखो वो आते थे, यहाँ से उन्होंने व्यापार किया, यहीं से घुस जाते थे गेट में, अपने माल को अंदर उधार करते रहते थे। शायद नहीं, नहीं अब तो नहीं लगे होंगे। अब क्यों लगेंगे भाई, अब तो इंडिया स्वतंत्र हो चुका है, उस टाइम गुलामी में जी रहा था, पर अब थोड़ी, अब तो मोदी जी उठा उठा कर फेंकेंगे कोई आ गया तो। ठीक है, अब तुम ही नहीं झेलोगे किसी को। अभी कोई फ्रांसिस वो आ जाए, कौन, वास्को डिगामा का चच्चा, क्या कोई भाई लड़का आ जाए, तुम उसको ही उठा कर फेंक दोगे, तुम ही फेंक दोगे, यार हम पे राज्य कर रहा है यार। देखो डच आ गए, अब डच
पुर्तगाली के बाद कौन आए थे? पोर्तुगीज का डच। ये है डच का शासन, या पूरा महल, फैक्ट्री, नाव वगैरह सब है इसमें दिखा दिया है। ठीक है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड 1602 एंड बिलोंग्स टू द नीदरलैंड्स। भाई डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से? नीदरलैंड से बिलोंग करती थी, नीदरलैंड से आई थी या हॉलैंड से आई थी, और 1602 में आई थी, बनी थी। इन 1605 डच सेटअप द फर्स्ट फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश। डचों ने अपनी फेरी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित करी थी भारत में? कहाँ पर करी थी? आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में। देखो भाई, पहले जब वो क्या कहते हैं पोर्तुगीज आ गए थे, वो व्यापार करने लगे थे, तो फिर क्या इनको देख कर और भी यूरोपियन कंट्री थी, सबके दिमाग में चलने लगा था भाई ये रईस बन रहे हैं, पैसे वाले बन रहे हैं, तो हम भी जाएंगे, हम भी बिजनेस करेंगे, और हम भी क्या करेंगे? पैसा कमाएंगे, अमीर बनेंगे। तो सब ऐसे ही इसलिए बारी बारी से आती रही। हमारे इंडियन उस टाइम सीध रहे थे बेचारे, अब आ जाए तो ठाके पटक देंगे इनको। ठीक है, आप देखो इन्हीं के साथ क्या, इन बैटल ऑफ वेदरा इन 1759 विच वाज fought between British and Dutch because Dutch killed some British merchants. Then British got angry and in their battle of British won, and as a result Dutch was completely out from the Indian trading sector. देखो भाई क्या है इसका मतलब, सुन लो सुनो। जो बैटल ऑफ वेदरा, इसकी लड़ाई हुई थी 1759 में। क्यों हुई थी? क्योंकि ब्रिटिश और डचों के बीच हुई थी। पहली बात तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डचों के बीच क्या हुआ था? डच ने उंगली करी थी सबसे पहले उनके। डच ने क्या है, जो ब्रिटिश के छोटे पूरे व्यापारी थे, जो थोड़ा बहुत व्यापार करके ले आते थे अपना पेट पालने के लिए, डचों ने उनको मार दिया था। इससे क्या है, उनको ब्रिटिशों को आ गई थी गुस्सा। उन्होंने क्या है, किसको पेल दिया? डचों को पेल दिया ब्रिटिश ने। ठीक है, ब्रिटिश, और इस लड़ाई से क्या होता है, ऐसा मारा ऐसा लड़ाई करके उनको बिजनेस से ही खत्म कर दिया पूरा भारत से। डचों का नहीं, डच का वास्को डी गामा तो यार पुर्तगाली तो लास्ट में 1961 में गए हैं, अभी बताया नहीं था, सबसे पहले सबसे लास्ट में गोवा को छोड़कर। ठीक है, तो क्या है, डचों को अंग्रेजों ने क्या है मार के भगा दिया कि तुमने पहले थोड़ा मारा, हम तुम्हें निपटा ही देते हैं सब कंप्लीटली, हटाओ, कलेश ही नहीं आगे के लिए, कलेश खत्म करो। ठीक है, और ना बजेगी बांसुरी। सही है। ये है भाई साहब, ये कौन है? क्वीन एलिजाबेथ है। देखो अब आई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि सबसे पावरफुल कंपनी और सबसे ज़्यादा शासन करने वाली कंपनी हमारे भारत पर। ठीक है, बोला जाए तो, क्योंकि अंग्रेज थे, पावरफुल थे, हथियार वगैरह बहुत थे। इन्होंने शकल देख रही है, देखो कैसी लग रही है, रात में आए तो डर जाओगे तुम लोग, पर उस टाइम बहुत सुंदर होंगी। ये तो फोटो है, ये सब जैसे लोग डाल देते हैं फोटो कहीं से खींच के। हाँ प्रिंट है। देखो, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड बाय द ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स नोन एज द मर्चेंट एडवेंचर्स इन 1599, यानी कि हाँ, जो व्यापारियों का जो ग्रुप बनाता है एक, ठीक है, एडवेंचर्स ऑफ मर्चेंट एडवेंचर रखा था, और ये 1599 में स्टेब्लिश हुई थी। इट वाज द ग्रांटेड अ रॉयल चार्टर इन 1600 बाय द क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट टू ट्रेड इन द ईस्ट। कैप्टन विलियम हॉकिंस अराइव्ड एट जहांगीर कोर्ट इन 1609 सीकिंग परमिशन टू द ओपन द फैक्ट्री एट द सूरत। दस the English opened their first factory at Surat in 1613। सांस ले लूं। देखो क्या हुआ, सब लोग व्यापार कर रहे थे और डचों को इन्होंने निपटाई दिया था। तो क्या है वहाँ पर, क्या है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो वो क्या है, व्यापार के लिए ही बनी थी, और इन्होंने वहाँ पर एक चार्टर के तहत आई थी। क्या क्वीन एलिजाबेथ से एक चार्टर के लिए परमिशन लेके आई थी 15 साल के लिए, कि भाई क्या पहले इन्हें 15 साल के लिए परमिशन मिली थी, शायद से अप्रॉक्सीमेट 15 साल की परमिशन मिली थी कि आप लोग जाओ 15 साल तक आप ईस्ट एरिया में क्या करो, व्यापार करो। ठीक है, और क्वीन एलिजाबेथ ने क्या करा था, इनको परमिशन देती थी भाई एक चार्टर के तहत कि जाओ 15 साल तक और कोई कंपनी यहाँ से इंडिया नहीं जाई। ऐसा नहीं कि एक अकेली यही कंपनी थी, ब्रिटिश में और भी कंपनियाँ थी, जैसे आज हमारे देश में टाटा है, रिलायंस है, कई ऐसी कंपनियां हैं,
हैं। तो ऐसे ही क्या है, उस टाइम ब्रिटिश में भी बहुत कंपनियां थी, पर क्या है भाई, इनकी रानी से जुगाड़ जाना होगी, तो रानी ने इनको परमिशन दे दी कि भाई जाओ 15 साल के लिए पहले तुम व्यापार करो, देखते हैं तुम कितना फ़ायदा देते हो हमें या कितना व्यापार कर पाते हो। अगर तुम नहीं दोगे या सही से नहीं चला पाए तो हम दूसरे को देंगे। सही सी बात है कि नहीं? तो क्या है, तो इन्होंने किसको, कैप्टन विलियम हॉकिंस को भेजा कहाँ पर, जहांगीर के कोर्ट में। उस टाइम मुगलों में का शासन था, जहांगीर का, मुगल राजा थे। किसके बेटे थे जहांगीर? अकबर के इनके बचपन का नाम क्या था? सलीम। क्यों सलीम कहाँ से रखा गया था? क्योंकि ये सलीम चिश्ती की जो दरगाह है उनकी कृपा से हुए थे, तो इसलिए अकबर ने इनका नाम पहले क्या रखा था? सलीम। अकबर का नाम क्या था पूरा? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, जहांगीर का नाम था सलीम। ठीक है, इनके शासनकाल को, जहांगीर के शासनकाल को क्या कहा जाता है? पेटीकोट शासनकाल भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो बीवी थी उसने क्या है, शासन किया, वो शासन चला थे। क्योंकि ये क्या, जहांगीर क्या, नशा पत्ते वाले जाना थे, नशा करते थे, इसलिए क्या है, बेहोश डले रहते थे। ठीक है, चलो इनको छोड़ो, जब पढ़ेंगे मेडिएवल तब जानेंगे, वो तो थोड़ा रह गए। तो क्या है, विलियम हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में बोला, भेजा, और जहांगीर के दरबार में परमिशन के लिए बोले कि भाई हमें बिजनेस करने के लिए आए हैं, क्यों वहाँ पर आ जाते, तुम्हें पैसा देंगे, हमें एक फैक्ट्री बनाने दो जिससे हम क्या है, व्यापार करने में आसानी हो। फैक्ट्री बनाने का मेन कारण ये था कि कोई लूट लाट ना कर ले, लूटपाट। जैसे हमने माल इकट्ठा किया तो एकदम तो जात में लद के चला नहीं जाएगा, उन्होंने उसको स्टोर करने के लिए एक कोल्ड स्टोर टाइप एक जगह, तो इसलिए उन्होंने क्या वहाँ पर फैक्ट्री या वो सब बनाए थे। ठीक है, महल वगैरह के, इससे क्या उन्हें प्रोटेक्शन मिलती रहे। तो ठीक है, तो क्या है, ऊपर फैक्ट्री की परमिशन मांगी, तो और फैक्ट्री की परमिशन जहांगीर ने दे दी, और सूरत में इन्होंने क्या करा था, फर्स्ट फैक्ट्री अपनी बना दी थी 1613 में, 1613 में। चलो आगे चले। अंग्रेजों का काम था पता है, पहले प्यार से बोलना, प्यार से बोलते थे, लालच देते थे, बाद में फिर क्या आपस में लड़ाते थे इंडियंस को, और कमज़ोर वाले को क्या है पार्टिसिपेट करते, वो कमज़ोर वाले का साथ देते थे, ताकतवर को निपटा देते थे, और ऐसे ही शासन कर लेते। उन्होंने फूट करो राजनीति करी थी, इसलिए तो क्या है वो नहीं कर पाया था, दोगले। अब आ जाए, अब तो ढाका पटक देंगे अपन लोग ही। अब तो अपने मोदी जी बहुत ताकतवर आदमी है। ठीक है, इन इस पर येलो कलर का लेते हैं। इन 1615 सर थॉमस रो, क्या हो गया, नहीं चल रहा, अरे हाँ, इन 1615 सर थॉमस रो केम टू इंडिया एज द एम्बेसडर ऑफ जेम्स फर्स्ट किंग ऑफ इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के राजा थे। ठीक है, 1615 में कौन, जेम्स फर्स्ट, इन्होंने परमिशन दी थी कहाँ पर, कि जाओ तुम भी और परमिशन लेके आओ, किससे, जहांगीर से, कि हम एक और फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, और ऐसी ऐसी फैक्ट्री बनाते रहेंगे। हाँ, मतलब एक और फैक्ट्री का मतलब, जैसे अभी एक की परमिशन ली, उससे फायदा कर, अब बोला उनको और लालच देंगे तो एक की परमिशन, ऐसे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ डाल देंगे। उनसे बोला कि भाई हम क्या है, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ बनाना चाहते हैं, और डिफरेंट एरिया में जहाँ से क्या उनकी इनकम है, यहाँ से व्यापार चल रहा है, वहाँ पर हर एक एरिया में हम एक फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, और जहांगीर से परमिशन ले ली। जहांगीर से परमिशन लेने के बाद इन साउथ, येलो नहीं दिख रहा, ब्लू लेते हैं। इन साउथ द कंपनी इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री, साउथ में कौन सी, मसूलीपट्टम। इन 1611 में द कंपनी गॉट द लीज ऑफ मद्रास फ्रॉम अ लोकल राजा इन 1939 एंड द बिल्ड टू अ फोर्टिफाइड फोर्ट देयर, यानी एक किले को भी बना दिया था इन्होंने, देयर नोन एज द फोर्ट। फैक्ट्री का नाम क्या है, देखो फैक्ट्री का नाम था फोर्ट एसटी जॉर्ज, यानी ये किले का नाम देकर इन्होंने एक फैक्ट्री बनाई थी, फोर्ट एसटी जॉर्ज। इन 1633 में द कंपनी एस्टेब्लिश द फर्स्ट फैक्ट्री इन ईस्ट इंडिया एट द हरिपुर उड़ीसा, यानी कहला का मतलब जब उन्होंने जहांगीर से परमिशन ली, तो जहांगीर से परमिशन लेने के बाद उन्होंने डिफरेंट जगह पे अपनी अलग अलग एक फैक्ट्री खोल दी थी। साउथ में जो पहली फैक्ट्री बनाई थी वो कौन सी, मसूलीपट्टम में बनाई थी। ठीक है, 1611 में बनाई थी, इतना याद रखना है, ठीक है भाई। और दूसरा उन्होंने क्या, मद्रास में बनाई थी,
ठीक है, मद्रास में मद्रास में जगह ली लीज पे। कब ली थी? 1939 में ली थी। और वहाँ पर तो मद्रास, सुनो मेरी बात भाई, तू बड़ा ले आजा। देखो क्या है, जब उन्होंने परमिशन मिल गई थी तो अब मुगल तो शासन तो कर नहीं रहे थे पूरी जगह पे, उनके राजा, छोटे पूरे राजा भी शासन कर रहे देखने के लिए। तो वहाँ के जो लोकल राजा थे मद्रास के, क्या है, उनसे परमिशन ली और वहाँ पर भी क्या बना दी, एक फोर्टिफाइड फैक्ट्री बना दी। उसका नाम दिया था फोर्ट एसटी जॉर्ज। ठीक है, और कब बनाई थी? 1633 में बनाई थी। ठीक है, और ईस्ट में पहली फैक्ट्री थी कौन सी हमारी? हरिपुरा में, उड़ीसा में। ठीक है, इतना समझ में आया? वीडियो से लिख लेना, समझा दिया। मुकुल भाई समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ठीक है भाई साहब, अब क्या है ये फिर बताओ। In 1619, George Charnock, English official, British established a factory at Sutanti and the जमींदारी of their 3 villages of Sutanti, यानी सुतंती में इन्होंने एक फैक्ट्री स्थापित करी। और क्या जमींदारी, क्या कि यहाँ के जो किसान थे उनसे बोला, क्या जो जॉब चार लोग थे उन्होंने, कि आप लोग अपनी जमीन नाम नहीं कर दो, जमीनों से क्या लगान वसूल करते हैं एक तरह से, टैक्स। हाँ, कि तुम लोग टैक्स इकट्ठा करो, हफ्ता, देसी भाषा बोला हफ्ता, हाँ हफ्ता वसूलते थे। बोलते थे, वो लालच देते थे किसको? किसानों को, कि तुम वसूल के लाओ सबसे, वो आधा तुम्हें देंगे और आधा हमें देंगे। आगे पढ़ेंगे जमींदारी सिस्टम के बारे में। कौन कौन से? तो सुतंती, कलिकता एंड गोविंदपुरा वाज द एक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश, यानी कि ठीक है, 3 विलेजों में किसने जॉब चार लोग ने भेजा? किसको? हफ्ता लेने के लिए भेजा था 3 गांवों में जो इनके नाम थे। ठीक है, ये है। दूसरा, दीज विलेजेस लेटर द ग्रो इनटू द सिटी ऑफ कलकत्ता। ठीक है, क्या हुआ बाद में ये सिटी जो अब अलग अलग तरह के नाम पढ़ रहे हैं, इन सिटियों को ही मिलाकर क्या बना? कलकत्ता सिटी बनी। ठीक है, 3 जगहों के नाम मिलाकर। इन द 1700 द कंपनी फोर्टिफाइड द कलकत्ता फैक्ट्री इनटू फॉर फोर्ट विलियम, यानी कि फिर यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर जो फैक्ट्री बनाई उसका नाम क्या था? फोर्ट विलियम फैक्ट्री थी, बना दी थी 1700 में बनाई थी। और यहाँ पर कलकत्ता में फैक्ट्री बनने वाली उस कंपनी फैक्ट्री का नाम क्या था? फोर्ट विलियम। ठीक है, इन 1717 जॉन सरमन ऑब्टेन द फार्मन फ्रॉम फरुखशियर विच इज द गिव द लार्ज कंसेशन टू द कंपनी। द फार्मन इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी, यानी कि किसका? मुगल का था फरुखशियर। तो देखो क्या है, सुनो भाई, क्या है, जो जॉन सरमन थे उन्होंने 1717 फरुखशियर से क्या है एक परमिशन ली। फरुखशियर कौन थे? मुगल राजा थे। तो उनसे क्या एक परमिशन ली और उन्होंने परमिशन दे भी दी। और उनसे परमिशन बोला कि हम एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी, बहुत एरिया में। तो उनको परमिशन मिली थी और उस परमिशन को, जो फैक्ट्री बनानी परमिशन को मिला था, उसे फरमान एक तरीके से जो लिख कर दिया। ठीक है, उसमें दोनों के फायदे थे। उन्हें लालच दिया होगा फरुखशियर को कि तुम्हारा ही फायदा हमारा भी फायदा। तो उस फायदे के तहत उस फरमान को नाम क्या दिया था? मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। ठीक है, उस फरमान का नाम क्या था? मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। ठीक है, इतना तुम्हारे एग्जाम में 6th क्लास में आएगा नहीं, पर तब भी बता दे, उसमें आया गया है 9th में। ठीक है, अब आए डानिश। तो डानिश के बारे में पढ़ें। तो द डानिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड, बनी कब थी? 1616 में बनी थी। ठीक है, ये ब्लर सा हो रहा है क्या? नहीं, सही है। दे एस्टेब्लिश सेटलमेंट एट द सेरमपुर बंगाल एंड द त्रेंकुवार तमिलनाडु, यानी कि क्या बंगाल में और तमिलनाडु। ठीक है, क्या इन्होंने अपनी, देखो बनी, पहले याद क्या रखना है, पहले तो डेनिस बनी कब थी? ठीक है, 1616 में बनी थी। इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां कहाँ बनाई थी? तो पहले सेरमपुर बंगाल में बनाई पहली फैक्ट्री, दूसरी तमिलनाडु में त्रेंकुवार में। दूसरा, दे फाइनली सोल्ड द सेटलमेंट्स टू द इंग्लिश इन 1845। ठीक है, इनने फैक्ट्री बनाने के बाद क्या करा? अंग्रेजों से
मित्रता करके, दोस्ती करके या सेटलमेंट करके अंग्रेजों को बेच दिया, लाओ भाई हम तो जा रहे हैं, पैसा दो हमें। ठीक है, छोटे थे, छोटे पूरे आ गए थे वैसे ही गलती से, 2-4-5 दिन करा होगा, अंग्रेजों आ गए थे, अंग्रेजों से तो जीत पाते। देखो फिर आए फ्रेंच, तो देखो द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सेट इन 1664, 1664 में बनी है। ठीक है, एट द इंस्टेंस ऑफ मिनिस्ट्री कोलबर्ट इन द रेन ऑफ लुइस 16। देखो जो फ्रेंच फ्रेंच तुमको मुंह बंद कर लेगा अपना। ठीक है, सुन तो ले पहले, क्या जो फ्रेंच, इससे बोल रहा हूँ, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो बनी थी किसके कहने पर? जो मिनिस्टर थे उन्हीं के, वहाँ पे कोलबर्ट, इन्होंने बताया वहाँ पर किसके, वहाँ के राजा को कि भाई ऐसा ऐसा चल रहा है भारत में और ऐसे ऐसे सब फायदा कमा रहे हैं, तो हमें भी चलें क्या? तो राजा ने क्या है, जो उस टाइम राजा थे कौन थे? वो लुइस 16। ठीक है भाई, ये 16 इसने कर लिया, 14 लिखा है, तो 16 कहाँ लिखा है? 14 लिखा है, 14 है, ये 10 और ये 14। हाँ हाँ ठीक है, 14 है। ठीक है, तो अरे तुम तो इतना याद रखो, इतना नहीं पूछा कौन से राजा थे? लुइस 14वें नंबर के। ठीक है, ठीक है। अब द फ्रेंच कंपनी वाज क्रिएटेड द फाइनेंस एंड द कंट्रोल बाय द स्टेट। जो फ्रेंच कंपनी थी क्या है, वो डायरेक्ट फ्रांस के जो थे वो शासन करते थे। कौन अंडर में काम करती थी? फ्रांस कंपनी किसके? राजा के, डायरेक्ट राजा के अंडर में काम करती थी। ठीक है, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक तरीके से प्राइवेट कंपनी थी। क्या थी? प्राइवेट कंपनी थी। इस जैसी कंपनियां बहुत सी थी ब्रिटिश में, पर इसको चार्टर दे के भेजा था। पर जो फ्रेंच थी वो डायरेक्ट राजा के अंडर में काम करती थी, एक तरह से सरकारी कंपनी थी ये। ठीक है, चलो, और उसके बाद दे स्टेब्लिश एंड द फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बना दी थी सूरत में 1668 में, एंड द मसूलीपट्टनम इन 1669 में। और फ्रेंच ने अपनी फैक्ट्री बना दी थी 1668 में, ठीक है, सूरत में, और मसूलीपट्टनम में दूसरी बना दी 1669 में। चलो, वो मैं बोल तो रहा हूँ भाई, पहले आने वाले व्यक्ति, फर्स्ट फैक्ट्री, और कौन सी पहले आए थे लोग वो, और पहला पहला काम किसने किया, वो सारे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से। इंपॉर्टेंट ही लिया है, बाकी का इतना है इसके बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं और जो तैयारी करें वो पढ़ते हैं कि सो जाओगे तुम लोग। हाँ ठीक है। द फाउंडेशन ऑफ पौंडीचेरी वाज लेट द 1673 which is the afterwards because its capital they also developed as the factory in Chandera Nagari। क्या हुआ था? क्या करा? देखो जो पौंडीचेरी है, तुम लोग पढ़ते हो क्या? पुदुचेरी पढ़ते, ठीक है। उसको क्या है इन्होंने बनाया था 1673 में। ठीक है, कहाँ पर बनाया? 1673 में बनाया, और बाद में इसको क्या है अपनी कैपिटल भी बना लिया था। क्या बना लिया था? कैपिटल। और उसके बाद इधर पे उन्होंने एक फैक्ट्री बनाई थी चंदेर नगर में। ठीक है, चंदेर नगर में क्या बनाई थी? अपनी फैक्ट्री बना दी थी। ठीक है, दूसरा अब कौन है? देखो कुछ बैटल हैं तो जल्दी जल्दी उनको करें। ठीक है, कुछ 18th सेंचुरी को इंपॉर्टेंट बैटल है, इंपॉर्टेंट बैटल्स ऑफ ब्रिटिश एंड 18th सेंचुरी। तो देखो एक तो था हमारा बैटल ऑफ स्वेलिस 1612 में हुआ था, याद रखना बस इतना याद रखना है। कब हुआ था? 1612 में। किस किस के बीच हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पोर्तुगीज के बीच हुआ था, पुर्तगालियों के बीच हुआ था। इट वॉज अ फाउट नियर द सिटी ऑफ, कहाँ पर हुआ था? सूरत में हुआ था, सूरत में सिटी के पास हुआ था। कहाँ पर? गुजरात में। एंड द रिजल्ट जीता कौन था? ब्रिटिश जीते थे, इंग्लिश ओवर द पोर्तुगीज, यानी इंग्लिश ब्रिटिश जीत गए थे। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ भाई, ब्रिटिश पावरफुल थे यार। उसके बाद बैटल ऑफ मद्रास 1746, मद्रास का बैटल हुआ था। ठीक है, फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत। द वार एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ एक्सला चापली एंड साइन इन 1748। ठीक है, एंड द डिफीटेड द इंग्लिश, यानी कि इसमें ब्रिटिश
हार गए थे। और इस लड़ाई को शांत किया किस पे? समझौतों के साथ, संधि के साथ। उस संधि को नाम का दिया था एक्सला चैपली। ठीक है, 1748 में संधि हुई थी और इसमें ब्रिटिश हार गए थे। किससे हार गए थे? फ्रेंच से। हाँ हाँ, ये राजा के कंट्रोल। बैटल ऑफ प्लासी 1757। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जो ब्रिटिश की तरफ से लड़े थे और नवाब ऑफ सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे उनके बीच हुई थी। द नवाब ऑफ बंगाल वाज डिफीटेड एंड बंगाल इज मूव्ड अंडर द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश। क्या हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जीत गई थी, बंगाल के नवाब हार गए थे। ठीक है, किस किस के बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने लड़ाई करी थी और बंगाल के नवाब से हुई थी सिराजुद्दौला से। ठीक है, धोखे से ही अंग्रेजों ने शासन किया था, वैसे इंडिया से नहीं जीत पाते थे। ये हुआ था बैटल ऑफ वांडीवॉस 1761। दिख नहीं रहा है उसमें आप लोग, इसमें है 1761 में बैटल ऑफ वांडीवॉस हुआ था। किस किस के बीच? फ्रेंच की तरफ से जो कूदे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ हुआ था। कॉमेट डी लेली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेड थे और ब्रिटिश की तरफ से अंडर थे सर आयर कूटी। ठीक है, कूटे। ठीक है, ये दोनों के बीच लड़ाई थी। इनका रिजल्ट क्या निकला था? डिफीटेड फ्रेंच हैं। अब ब्रिटिश ने फ्रेंच को हरा दिया। ठीक है, देखो बैटल ऑफ बक्सर 1764 ये इंपोर्टेंट वो है। एज बैटल ऑफ बक्सर इंपोर्टेंट है। हेक्टर मुनरो के बीच आया भी गया एग्जाम में। जो ब्रिटिश की तरफ से लड़ने वाले थे कौन थे? हेक्टर मुनरो। और इंडिया में जो लड़ने वाले थे वो थे द कंबाइंड आर्मी थी किस किस की? नवाब मीर कासिम की जो बंगाल के थे, नवाब शुजा-उद-दौला अवध के थे और शाह आलम जो मुगल थे, मुगल राजा थे। इन तीनों ने मिलकर क्या है, किस आर्मी इकट्ठी करी, हेक्टर मुनरो से लड़ाई करी, पर क्या तब भी नहीं जीत पाए। जीता कौन? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। ठीक है, पर अब हार गए थे ये लोग। तो क्या हुआ था? इन लोगों ने शांति से समझौता कर लिया ब्रिटिश ने और द एंडेड एट द ट्रेटी ऑफ इलाहाबाद इन 1765। ट्रेटी ऑफ इलाहाबाद की संधि के तहत इनको इस लड़ाई को ख़त्म किया। क्या कर दिया था कि हारने का इनको तनख्वाह के बेस पर रख दिया था कि आप राज्य करो, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बस सैलरी देंगे हम आपको। ब्रिटिश ने सैलरी देना चालू कर दिया था, राज्य तुम करो पर जो है पूरा कमाई हमारी होगी, हम आपको सैलरी देंगे। आप एक तरीके से कठपुतली राजा होगा, हम कहेंगे वैसा करोगे। रॉबर्ट क्लाइव, इसके बाद क्या हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव वाज सिलेक्टेड द फर्स्ट गवर्नर। हाँ, क्या हुआ था इस ट्रेटी के अगेंस्ट? क्या हुआ था कि इन्होंने बोल दिया था कि अब बंगाल पे क्या होगा? हमारा गवर्नर होगा। तो क्या रॉबर्ट क्लाइव क्या हुए थे? सिलेक्टेड द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल एम्परर। ठीक है, पहले बंगाल के गवर्नर कौन थे? सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव। हाँ हाँ, इनको ऑफिशियल नहीं माना जाता है, वॉरेन हेस्टिंग को माना जाता है, पर इनको इस लड़ाई के तहत बना दिया था वैसे ही। ठीक है, इसके हिसाब से बस रॉबर्ट क्लाइव। तो देखो इतना खत्म हुआ। देखो भाई, हमने पढ़ा, तुमने भी पढ़ाया। भाई रुक जा, हमने पढ़ा और तुमने भी मुझे पढ़ाया। भाई तुमको सब कुछ आता था पहले से, मैं रिवीजन कर रहा था। ठीक है, कुल मिला के सीखा, अच्छे से सीखा। ठीक है, इसको लिख लेना वीडियो से, और वीडियो से लिखने के बाद अब क्या हमने अपने यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री चालू करी। आगे हम जो भी मॉडर्न हिस्ट्री हमारे एग्जाम के हिसाब से जितनी जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी हम करते रहेंगे, और फिर इसके बाद इनके टेस्ट रहेंगे। तो ठीक है, तो जब तक अब हम अपनी क्लास को कर रहे हैं ख़त्म या समाप्त, और जब तक आप हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, और भगवान करे आपका एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी निकले जब भी एग्ज़ाम हो। तो ठीक है, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेंगे जब पढ़ेंगे तो क्या बोले। ठीक है, तो जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।